जय हिंद दोस्तों, मैं गगनदीप आप सभी का स्वागत करता हूं प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी यूट्यूब चैनल पर। आपको पता है कि हमने एनसीसी का मॉडल पेपर 2 स्टार्ट कर रखा है और इसमें हम वे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपके एनसीसी के बी और सी सर्टिफिकेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 26 तक यानी कि 1 टू 26 ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उनकी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज की वीडियो का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 27। टॉपिक है हमारा समाज सेवा, इससे रिलेटेड ये हमारा क्वेश्चन है। और सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि समाज के कमजोर वर्ग की कुछ समस्याएं लिखो। कि समाज का जो कमजोर वर्ग होता है उसकी समस्याएं हमको यहाँ पे बतानी है। तो बेरोजगारी यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी यानी कि पॉवर्टी, अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी, पिछड़ापन बैकवर्डनेस, समाज में निमनता, कुपोषण यानी कि शरीर में पोषण की कमी, भूखमरी और निरक्षरता यानी कि लिटरेसी रेट का कम होना, एजुकेशन का कम होना। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे है कि समाज सेवा के कुछ प्रकार लिखो। तो आपको पता होना चाहिए कि समाज सेवा के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो अगर हम शिक्षा का प्रसार करते हैं यानी कि अगर किसी व्यक्ति को हम एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं तो ये सबसे बड़ी समाज सेवा मानी जाती है। दूसरा यहाँ पे परिवार कल्याण, चिकित्सा, परिवार नियोजन एवं पोषण करना, पानी, रसोई का ईंधन, सड़कों, बिजली और स्वच्छता का प्रबंध करना, वृद्धावस्था सहायता सेवा देना, रोजगार उपलब्ध करवाना किसी को, और सामाजिक सहायता, सुरक्षा और देखभाल इत्यादि प्रोवाइड करना। ये सारे के सारे किस में आते हैं? समाज सेवा में आते हैं। ये सारे समाज सेवा के टाइप होते हैं। और इसके अलावा आवास एवं पुनर्वास सेवा को उपलब्ध करवाना, मनोरंजन, खेल एवं सामाजिक गतिविधियों को आयोजन करवाना, ये सारे हमारे सोशल सर्विस के अंदर आते हैं, समाज सेवा के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे परिवार नियोजन। परिवार नियोजन देखो क्या होता है। परिवार नियोजन को इंग्लिश के अंदर फैमिली प्लानिंग भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई? फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग बोला जाता है परिवार नियोजन को। और फैमिली प्लानिंग क्या होती है यहाँ पे? कि फैमिली को प्लान करना कि हमको कितने बच्चे करने हैं, कितने साल के बाद में करने हैं, उनके बीच में गैप कितना होना चाहिए, वो सारी की सारी जो प्लानिंग होती है उसी को हम फैमिली प्लानिंग बोलते हैं। और फैमिली प्लानिंग के उपाय क्या है? पुरुष नसबंदी, महिला नसबंदी, निरोध का प्रयोग करके या फिर गर्भ निरोधक गोलियों का प्रयोग करके हम फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे एचआईवी के फैलने के 4 माध्यम लिखो। देखो एचआईवी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आज आपको एचआईवी की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, फिर आपको एड्स की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, और फिर आपको ये पता होना चाहिए कि एड्स दिवस, एड्स डे जो है वो कब मनाया जाता है। ये 3 क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपको इन तीनों का आंसर पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तो जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इन तीनों की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। एड्स की एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स डे कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एचआईवी की ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ये एचआईवी की फुल फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। एड्स की एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। और एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में क्या है कि एचआईवी के फैलने के 4 माध्यम लिखो। भी एचआईवी फैलता कैसे है? एक तो असुरक्षित यौन संबंध से फैलता है। असुरक्षित रक्त चढ़ाना, मतलब क्या हुआ? असुरक्षित रक्त चढ़ाने से कि अगर मान लो किसी व्यक्ति को पहले से एड्स है, पहले से एचआईवी है, और उस व्यक्ति का रक्त किसी और व्यक्ति को चढ़ा दिया जाए तो उसको एचआईवी होने के पूरे पूरे चांस हो जाते हैं। सुई व सिरिंज साझा करना, अब इसमें भी यही है कि कोई बीमार व्यक्ति है, उसको जो सुई लगाई है वही सुई अगर किसी दूसरे व्यक्ति को लगा दी जाए तो उसमें बीमारी हो जाती है। और माँ से गर्भ में बच्चे को, और प्रसव अथवा स्तनपान के समय, यानी कि अगर माँ को ये बीमारी है तो बच्चे को ये बीमारी होने के पूरे चांस होते हैं, क्योंकि माँ से बच्चे में डायरेक्ट आ सकती है, या फिर सदन यानी कि दूध पिलाते हैं जब माँ, तो उस टाइम पे ये बच्चे में ट्रांसफर हो सकती है। नेक्स्ट है यहाँ पे कैंसर। कैंसर आपको पता है एक बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि कैंसर होने के मुख्य कारण क्या क्या है? तो तंबाकू, जर्दा, पान मसाला आदि का अधिक प्रयोग करना, बहुत ज्यादा स्मोकिंग करना, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग बहुत ही खराब चीज होती है, मैं यही आपको कहूंगा। अत्यधिक मद्यपान करना यानी कि बहुत ज्यादा ड्रिंक करना, मुंह और दांतों की स्वच्छता न रखना, वायु और जल प्रदूषण से कैंसर होता है, संतुलित आहार न लेना, अब्रक या रेडियोधर्मी तत्वों के संपर्क में आना, मतलब जो भी न्यूक्लियर न्यूक्लियर सब्सटेंस होते हैं ना, न्यूक्लियर जो भी सब्सटेंस होते हैं, अगर हम उनके कांटेक्ट में आते हैं तो उससे भी क्या होता है कि जो कैंसर होने का खतरा है वो बना रहता है। क्लियर हो गया ये वाला कंसेप्ट? बहुत ही अच्छे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 32।
अब कैंसर से बचाव के उपाय लिखो। देखो अगर हमको ये पता लग जाए ना कि वो चीज होती कैसे है, तो बस वो चीजें ना करो, अपने आप बचाव हो जाएगा। अगर हमको पता है कि कैंसर जो है ना वो स्मोकिंग करने से होता है, तो स्मोकिंग मत करो, बचाव के उपाय यही है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा कि कैंसर से बचाव के उपाय लिखो, तो इसमें सबसे पहला हो जाएगा धूम्रपान से बचें। दूसरा, तंबाकू का सेवन ना करें। मुंह व दांतों को स्वच्छ रखें। प्रसंस्कृत एवं संरक्षित मांस न खाएं, मतलब ये मीट वगैरह जो उससे बचें क्योंकि ये साफ नहीं होते हैं। मोटापे से बचें, अपने हेल्थ का ध्यान रखें। अदरक का प्रयोग सावधानी से करें और समय समय पर शरीर की जांच करवाते रहें। अगर हम इन बातों का ध्यान रखते हैं तो हम जो कैंसर जैसी भयानक बीमारी है इससे बचे रह सकते हैं। क्लियर है ये वाली बात? आ रही है बातें समझ में? देखो बिल्कुल आसान होती हैं चीजें, बस आपको अच्छे से इनको अटेम्प्ट करना होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। कुछ मुख्य गैर सरकारी संगठनों के नाम लिखो। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि एनजीओ की फुल फॉर्म बताओ, एनजीओ की फुल फॉर्म बताओ। तो एनजीओ की फुल फॉर्म होती है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, गैर सरकारी संस्थान एनजीओ की फुल फॉर्म होती है। क्वेश्चन 1 नंबर का तो ये हो गया। फिर अब नाम बताने हैं कुछ के, तो एक का नाम है क्राई, CRY, इसका मतलब होता है चाइल्ड रिलीफ फंड एंड यू। ठीक है, हेल्पेज इंडिया, पीपल फॉर एनिमल्स, PFA, सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स, SPCA, इंटरनेशनल रेड क्रॉस, रेड क्रॉस को आप सभी जानते हैं, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ कह लो यहाँ पे। रेड क्रॉस मूवमेंट, पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, पेटा, कई बार न्यूज में रहता है, वैसे भी आपको पता होना चाहिए। रूरल डेवलपमेंट ट्रस्ट, RDT, रूरल डेवलपमेंट ट्रस्ट, ये भी आपको ये फुल फॉर्म भी साथ के साथ पता होने चाहिए। और अगर आपसे पूछा जाता है कि कुछ एनजीओ के नाम बताओ, तो इनमें से आप कोई एनजीओ के नाम लिख के आ सकते हैं। वैसे अगर आपको कोई लोकल लैंग्वेज, लोकल लेवल पे भी पता है कि ये कुछ हमारे क्या है, एनजीओ हैं, तो उनके नाम भी आप लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको आंसर जरूर लिखना है, वहां पे अटेम्प्ट जरूर करना है। अब क्वेश्चन नंबर 34 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है भाई क्वेश्चन में? क्वेश्चन में ये है कि मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां यानी कि हड्डियां, कितनी हड्डियां होती हैं? मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप सभी को पता है। हृदय शरीर के सभी भागों में धमनियों द्वारा रक्त का संचार करता है और सिराओं द्वारा वापस प्राप्त करता है। तो धमनी क्या होती है? धमनी तो वो है जब हार्ट से ब्लड यानी कि दिल से, हृदय से जो ब्लड है बाकी अंगों तक जाए, बाकी अंगों तक जाता है तो धमनी पहुंचाती है। और बाकी अंगों से जो अशुद्ध रक्त होता है वो दोबारा हार्ट में आता है फिल्टर होने के लिए, वो कौन लाता है? सिराएं लाती है। नेक्स्ट है फेफड़ों द्वारा श्वसन के दौरान जो क्या अपशिष्ट पदार्थ क्या निकाला जाता है? और फेफड़ों में हवा जाती है तो अपशिष्ट क्या बचेगा? अपशिष्ट बचेगी CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। शरीर के सभी भागों में ऑक्सीजन तथा पोषण डैश द्वारा पहुंचाए जाते हैं। तो शरीर के सभी भागों के अंदर जो ऑक्सीजन होता है या फिर पोषण होता है वो रक्त के द्वारा पहुंचाया जाता है। आपको यह पता होना चाहिए कि हम जो भी खाते हैं उससे जो भी चीजें यहाँ पे ऑक्सीजन होगी या पोषण होगा वो पहुंचाया जाएगा। ब्लड पूरे शरीर में सर्कुलेट करता है और इन चीजों को पहुंचाता है। चांदी के तार जैसे तंतु जो मस्तिष्क के साथ जुड़े होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें तंत्रिकाएं बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? तंत्रिकाएं, तंत्रिकाएं। नर्वस सिस्टम जो हमारा होता है ना, नर्वस सिस्टम जो हमारा होता है, नर्वस सिस्टम की यूनिट कई बार पूछ ली जाती है तो वो होती है न्यूरॉन। और नर्वस सिस्टम जो हमारा होता है क्या होता है कि कुछ माइक्रो एमीटर का करंट होता है हमारे दिमाग से जो दौड़ता है, यानी कि दिमाग जो सिग्नल देता है वो शरीर के सभी अंगों तक पहुंचता है, वो पहुंचता है इन तंत्रिकाओं के द्वारा। ठीक है, जिसको हम नर्वस सिस्टम बोल देते हैं। और उसी की जो यूनिट होती है वो न्यूरॉन होती है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, शरीर पर गोली से बने घाव को क्या कहते हैं? तो शरीर पर गोली से बने घाव को हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पे बोलेंगे गन शॉट वुंड। वुंड की स्पेलिंग यहाँ पे WOUND है, जिसे हम कई बार वाउंड बोल देते हैं प्रोनाउंस करते वक्त, लेकिन वुंड होता है ये। तो गन शॉट वुंड GSW बोला जाता है, जो गोली लगने से जो हमारे क्या बना होता है? निशान बना होता है। सूर्य नमस्कार योग की कितनी स्थितियों में संयुक्त कर्म होता है? तो सूर्य नमस्कार के अंदर टोटल 12 स्टेप होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि सूर्य नमस्कार जो हम करते हैं योग के अंदर, उसके अंदर टोटल कितने स्टेप होते हैं।
तो सूर्य नमस्कार में टोटल 12 स्टेप होते हैं। लोचदार सामग्री से बनी पट्टी को क्या कहते हैं? तो क्रेप बैंडेज। लोचदार, लोचदार मतलब इलास्टिक, लोचदार मतलब इलास्टिक सामग्री से बनी जो पट्टी होती है उसको क्रेप बैंडेज बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई? क्रेप बैंडेज बोला जाता है। समझ में आ रही है ये चीजें? बिल्कुल भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जल शोधन की कुछ विधियां लिखो। जल शोधन की कुछ विधियां लिखो, यानी कि वाटर को प्योरीफाई करने के कुछ तरीके हमको यहाँ पे बताने हैं। तो बताओ भाई आप भी कमेंट बॉक्स में साथ के साथ कि क्या क्या तरीके हो सकते हैं वाटर को प्योरीफाई करने के। सबसे पहले तो उबाल लो, सबसे अच्छा है, या फिर आसवन विधि वाटर प्योरीफाई करने के। क्लोरीनीकरण यानी कि उसमें क्लोरीन डालकर, रोगाणुनाशक उसको स्टरलाइज करके छान के हम साफ कर सकते हैं। अवक्षेपण भी होता है, और एक हमारा आरओ भी बोलते हैं। आरओ मतलब क्या होता है? रिवर्स ओस्मोसिस। रिवर्स ओस्मोसिस, आरओ की फुल फॉर्म होती है रिवर्स ओस्मोसिस। ओस्मोसिस हिंदी में लिखना है तो इसको लिख सकते हैं विपरीत परासरण। विपरीत परासरण विधि द्वारा भी पानी को क्या किया जाता है? साफ किया जाता है। दोनों के लिए मैंने लिख दिया, आरओ की फुल फॉर्म भी आपको पता लगी। जो हम आरओ यूज करते हैं ना घर में, उसकी फुल फॉर्म होती है रिवर्स ओस्मोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मच्छरों और मक्खियों द्वारा फैलाई जाने वाली कुछ बीमारियों के नाम लिखो। अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मच्छरों और मक्खियों द्वारा फैलाई जाने वाली कुछ बीमारी। तो मलेरिया, डेंगू, फाइलेरियासिस, दस्त, हैजा और टाइफाइड, ये मच्छरों और मक्खियों के द्वारा फैलाई जाने वाली कुछ बीमारियां होती हैं। ये बीमारी किन किन के द्वारा फैलाई जाती हैं ये आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, अगर आपको पता है तो। नहीं पता है तो सर्च करके बता सकते हैं, ताकि आपकी जो नॉलेज है वो बढ़े, आप भी कुछ एक्सरसाइज करें। नेक्स्ट है यहाँ पे, डूबने की स्थिति में दी जाने वाली प्राथमिक चिकित्सा। प्राथमिक चिकित्सा, पहले तो इसी वर्ड को देखो, फर्स्ट एड। फर्स्ट एड, फर्स्ट एड को हम हिंदी में बोल देते हैं प्राथमिक चिकित्सा। कई बार पूछ लेते हैं फर्स्ट एड की डेफिनेशन बताओ, यानी कि प्राथमिक चिकित्सा हम किसे कहते हैं? कि कोई भी अगर किसी को परेशानी हो जाती है फिजिकल तौर पे, मेंटल तौर पे, जो भी है, और डॉक्टर के आने से पहले यानी कि चिकित्सक के आने से पहले उसे जो चिकित्सीय सहायता दी जाती है उसी को हम फर्स्ट एड बोल देते हैं। अब कोई डूब रहा है या फिर डूब गया, एक बार मान लो डूबते डूबते को हमने निकाला है, अब ऐसे व्यक्ति को आप क्या, अब डॉक्टर आने में तो टाइम लगेगा, तो आप क्या फर्स्ट एड दोगे? वो वाली यहाँ पे बात है। तो सबसे पहले तो पीड़ित के जो कपड़े हैं वो ढीले कर दे, उसका मुंह, गला व नाक साफ करें, उसके पेट के बल लेटा दें उसको, और सिर एक और हाथ फैला ले और जीवा बाहर की तरफ कर दे, क्या दें वो, इसको जीभ निकाल ले। पीठ पर दबाव डालकर फेफड़ों का पानी निकालने की कोशिश करें। अगर फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा तो उसको कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, कृत्रिम सांस देना, यानी कि इंग्लिश में उसको बोला जाता है आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन बोला जाता है। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दे, उसे कंबल आदि से ढक दें। तो ये कुछ फर्स्ट एड है जो हम दे सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति डूब रहा था या डूब गया है, उसको हमने बाहर निकाला है, तो डॉक्टर के आने से पहले हम ये फर्स्ट एड उसको दे सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, घाव की पट्टी करने के लिए आवश्यक वस्तुएं लिखो। अब ये फर्स्ट एड वाले टॉपिक में चल रही हैं सारी चीजें, क्योंकि आपको पता है एनसीसी में हमको फर्स्ट एड से रिलेटेड चीजें सिखाई जाती हैं। क्योंकि अगर कोई त्रासदी होती है, आपदा होती है, तो वहां पे एनसीसी के कैडेट भी सहायता करते हैं, तो उनको फर्स्ट एड की बेसिक चीजें जो है वो आनी चाहिए। तो घाव की पट्टी करने के लिए क्या क्या, एक तो एंटीसेप्टिक लोशन या क्रीम होनी चाहिए, सबसे पहले तो वही होना चाहिए। घाव को साफ करने के लिए रुई होनी चाहिए, गोज पीस यानी कि जाली होनी चाहिए जो लगाते हैं, फिर उसके ऊपर पट्टी होना चाहिए, फिर बैंड एड होना चाहिए, और फिर कैंची। कैंची किस लिए? पट्टी को काटने के लिए, ठीक है, फिर उससे बांध देंगे हम। तो दवाई होनी चाहिए लगाने के लिए, एंटीसेप्टिक जो क्रीम है, तो ये अगर कोई घाव है तो उस पर लगाने के लिए हम प्रयोग करते हैं भाई। नेक्स्ट हमारा जो है यहाँ पे है साहसिक गतिविधियां। साहसिक गतिविधियों से हमारा क्या मतलब है? साहसिक गतिविधियों से हमारा मतलब है यहाँ पर एडवेंचर एक्टिविटीज। क्या होता है साहसिक गतिविधियों का मतलब? एडवेंचर एक्टिविटीज। एडवेंचर एक्टिविटीज, एडवेंचर एक्टिविटीज को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? साहसिक गतिविधि बोलते हैं भाई। ठीक है, साहसिक गतिविधियों द्वारा हमारे कौन कौन से गुण विकसित होते हैं? अब देखो आपको पता है कि एनसीसी के अंदर बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज कराई जाती हैं, जैसे कि पैरा जंपिंग, पैराग्लाइडिंग, पैरास्लिदरिंग, हॉर्स राइडिंग, नौकायान अभियान, ऑल इंडिया ट्रैकिंग कैंप। ठीक है, पैरा जंपिंग का होता है, तो बहुत सारी होती हैं ये। तो बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज कराई जाती हैं। क्यों कराई जाती हैं? कौन कौन से गुण विकसित होते हैं
उत्तम शारीरिक स्वास्थ्य एवं चुस्ती और फुर्ती विकसित होती है, मानसिक सुदृढ़ता बढ़ती है, जोखिम लेने की क्षमता। अब भाई जोखिम लेने की क्षमता तो अपने आप आएगी जब आप पैरा जंपिंग कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर के ऊपर से जंप कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, जोखिम लेने की क्षमता आएगी। खेल भावना बढ़ती है, योजना बनाना यानी कि प्लान करते हैं हम, दूरदर्शिता, आगे ये करेंगे, अनुशासन, डिसिप्लिन, प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवन रक्षा करना, ये सारी की सारी क्वालिटी, नेतृत्व करने की क्वालिटी हमें आती है, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो क्वालिटीज होती हैं वो विकसित होती हैं जब हम एडवेंचर एक्टिविटीज के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। अब ये क्वेश्चन पूछ ही लिया, ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है कि एनसीसी कैडेट्स द्वारा की जाने वाली कुछ साहसिक गतिविधियों के नाम लिखो। एनसीसी कैडेट्सों द्वारा की जाने वाली कुछ साहसिक गतिविधियों के नाम लिखो। तो साहसिक गतिविधि भी कौन कौन से, एक तो ट्रैकिंग कैंप होता है हमारा, साइकिलिंग के लिए होता है, पैरासेलिंग के लिए, हैंड ग्लाइडिंग हो गया यहाँ पे, पर्वतारोहण यानी कि माउंटेनरिंग, ठीक है, रिवर राफ्टिंग, माइक्रोफ्लाइट फ्लाइंग, सेलिंग, नौकायान अभियान, कायाकिंग या रॉक क्लाइंबिंग, ये सारी की सारी क्या है, एडवेंचर एक्टिविटी। इसके अलावा भी जो एडवेंचर एक्टिविटी है आप उनके नाम लिख सकते हैं। आपको पता है कि एनसीसी में बहुत तरह की एडवेंचर एक्टिविटीज कराई जाती हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से रिलेटेड, यानी कि अब हमने क्वेश्चन नंबर 40 तक कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 40 से आगे क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पे वीडियो दिखाई दे रही होगी, इस पे डायरेक्टली क्लिक करके आप क्वेश्चन नंबर 40 से आगे देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ के बारे में मैं आपको बता दूं, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम पे जाएं, सर्च करें प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी, और इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज के लिंक, पीडीएफ वगैरह है वो सारी आपको टेलीग्राम पे मिलती रहेंगी। इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी यूट्यूब चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।